कैफ 2 लेक्चर नंबर 8। लास्ट टाइम हमने स्टडी किया था लॉ ऑफ डिमांड, जो कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से था कि हायर द प्राइस लोअर इज द डिमांड, लोअर द प्राइस हायर इज द डिमांड। किसी चीज की प्राइस अगर कम होती है तो उसकी डिमांड मार्केट में बढ़ जाएगी, और अगर किसी चीज की प्राइस ज्यादा होती है, इंक्रीज करती है, तो मार्केट में उसकी डिमांड कम हो जाएगी। आज देखते हैं लॉ ऑफ सप्लाई। सबसे पहले देखते हैं सप्लाई और स्टॉक में फर्क क्या है। स्टॉक एंड सप्लाई। स्टॉक क्या है? The total quantity of goods available with the producer or seller for sale। किसी सेलर के पास, किसी प्रोड्यूसर के पास जितनी टोटल क्वांटिटी ऑफ गुड्स अवेलेबल होंगी मार्केट में सेल करने के लिए, दैट इज कॉल्ड स्टॉक। फॉर एग्जांपल, किसी भी इंडस्ट्री की बात कर लें तो इंडस्ट्री वाले गुड्स प्रोड्यूस करते रहते हैं और उन गुड्स को प्रोड्यूस करके अपने गोडाउन्स में, अपने स्टोर्स में, अपने वेयर हाउसेस में रखते जाते हैं ताकि ना फ्यूचर में डिमांड ज्यादा हो तो वो उसको पूरा कर सके। तो जो क्वांटिटी उन्होंने अपने पास स्टोर्स में रखी होगी, वेयर हाउसेस में रखी होगी, गोडाउन्स में रखी होगी, दैट क्वांटिटी इज कॉल्ड स्टॉक। देन व्हाट इज सप्लाई? The quantity of goods offered for sale at a specific price। किसी खास कीमत के ऊपर प्रोड्यूसर या सेलर जितनी गुड्स बेचना चाहेगा, जितनी गुड्स सेल करने के लिए ऑफर करेगा, उन गुड्स को हम कहेंगे सप्लाई। सप्लाई इज अ पार्ट ऑफ स्टॉक। सप्लाई स्टॉक का एक छोटा पोर्शन होता है बेसिकली, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड सप्लाई। स्टॉक वो टोटल गुड्स हैं जो किसी सेलर के पास अवेलेबल हैं सेल करने के लिए, और सप्लाई उस स्टॉक का जितना हिस्सा सेलर या प्रोड्यूसर किसी खास कीमत के ऊपर बेचना चाहेगा, दैट इज कॉल्ड सप्लाई। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स लॉ ऑफ सप्लाई। All other factors remaining same, if price of a commodity increases, its supply increases and vice versa। अगर कोई शय महंगी होती है, मार्केट में किसी चीज की कीमत इंक्रीज करती है, सेलर उसकी सप्लाई बढ़ा देगा। सेलर पहले से ज्यादा चीजें सेल करना चाहेगा, वो मार्केट में उस शय की सप्लाई बढ़ा देगा। और अगर कोई शय सस्ती होती है, किसी चीज की प्राइस फॉल करती है, डिक्रीज करती है, सेलर उसके कम यूनिट सेल करने के लिए ऑफर करेगा। सो सप्लाई का डायरेक्ट रिलेशन है आपकी प्राइस के साथ। डिमांड का हमने देखा था इनवर्स रिलेशन था। सप्लाई इज डायरेक्टली रिलेटेड टू प्राइस। सप्लाई प्राइस के साथ डायरेक्टली रिलेटेड है। हायर द प्राइस हायर द सप्लाई, लोअर द प्राइस लोअर इज द सप्लाई। वजह क्या है? किसी भी फर्म का जो प्रॉफिट होता है वो होता है सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस।
किसी भी फर्म का प्रॉफिट इन दो चीजों को माइनस करने से आता है। हमने क्वांटिटेटिव मेथड से ही पढ़ा था इसको क्यूएम के अंदर, कि सेल प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस कर दें तो आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा। हमने कहा है ऑल अदर फैक्टर्स रिमेनिंग सेम, तो आपकी कॉस्ट प्राइस तो हो गई फिक्स, कॉस्ट प्राइस तो सेम है। सो अब प्रॉफिट किस पे डिपेंड करेगा? आपकी सेल प्राइस के ऊपर। सेल प्राइस हाई होगी तो प्रॉफिट हाई निकलेगा। जब हाई प्रॉफिट होगा तो आपका सेलर पहले से ज्यादा गुड्स सेल करना चाहेगा, और अगर प्राइस डिक्रीज करती है तो उसका प्रॉफिट डिक्रीज करेगा, वो पहले से कम गुड्स सेल करना चाहेगा। ये वजह है कि सप्लाई का डायरेक्ट रिलेशन है आपकी प्राइस के साथ। टेबल देख लेते हैं, यहां ले लेते हैं प्राइस और साथ में सप्लाई। प्राइस 2, सप्लाई 0। प्राइस 4 इंक्रीज की, सप्लाई बढ़ेगी। प्राइस और इंक्रीज की, सप्लाई और बढ़ेगी। प्राइस और इंक्रीज की, सप्लाई और बढ़ेगी। प्राइस फर्दर इंक्रीज की, सप्लाई फर्दर इंक्रीज होगी। जैसे जैसे प्राइस बढ़ती जा रही है वैसे वैसे सप्लाई भी इंक्रीज होती जा रही है, विच इज अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ सप्लाई। लेकिन अगर हम 2 प्राइस के ऊपर देखें तो सप्लाई 0 है। इस प्राइस को हम बोलते हैं रिजर्व प्राइस। रिजर्व प्राइस, रिजर्व प्राइस क्या चीज है? द मिनिमम प्राइस required by a seller to supply least quantity of goods in market। वो कम से कम कीमत जिसके ऊपर आपका कोई सेलर, आपका कोई प्रोड्यूसर लीस्ट क्वांटिटी ऑफ गुड्स मार्केट में सेल करने के लिए ऑफर करता है, दैट प्राइस इज कॉल्ड रिजर्व प्राइस। इस प्राइस के ऊपर सेलर की कोशिश होती है कि या तो गुड्स सप्लाई ही ना करे, जैसे मेरी एग्जांपल में है, मेरे टेबल के अंदर है कि सप्लाई 0 है, या फिर उसकी कोशिश होती है कि लीस्ट क्वांटिटी मार्केट के अंदर सप्लाई करे, कम से कम गुड्स मार्केट के अंदर सप्लाई करे, दैट प्राइस इज कॉल्ड रिजर्व प्राइस। अब इस रिजर्व प्राइस को कौन डिटरमिन करेगा? रिजर्व प्राइस रखी क्यों गई? बेसिकली रिजर्व प्राइस आपके सेलर्स ने सेट करना शुरू की थी खुद को नुकसान से बचाने के लिए। पहले चीजों को ऑक्शन के जरिए सेल करने का रिवाज होता था कि लोग बोली लगवाते थे चीजों के। बायर्स ने क्या किया? बायर्स ने आपस में कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर दिया। बायर्स आपस में मिलके इकट्ठे हो गए कि हमने चीजों की हाई प्राइस ऑफर नहीं करनी, जानबूझ के चीजों की कीमत कम से कम रखेंगे, ऑक्शन प्राइस कम से कम देंगे ताकि शेयर हमें सस्ती मिल सके। जब शेयर सस्ती मिलेगी, बाद में जो गेन्स आएंगे उन गेन्स को हम आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो सेलर्स को नुकसान होना शुरू हो गया। सेलर्स ने उस नुकसान से खुद को बचाने के लिए चीजों की एक कम से कम कीमत सेट करना शुरू कर दी। दैट प्राइस वाज कॉल्ड रिजर्व प्राइस। कि अगर ऑक्शन प्राइस इससे कम या इसके बराबर आई तो हम इस चीज को सेल नहीं करेंगे। आप किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को देख लें, आप किसी भी प्राइवेट फर्म को देख लें, जब वो अपनी कोई शेयर ऑक्शन के जरिए सेल करने जाते हैं, हर शेयर की आगे, हर शेयर के सामने एड के अंदर, एडवर्टीजमेंट के अंदर उसकी रिजर्व प्राइस लिखी गई होती है कि अगर आपकी ऑक्शन प्राइस या बोली इस प्राइस से कम या इसके बराबर आई तो मार्केट में सप्लाई नहीं दी जाएगी, उस शेयर को सेल नहीं किया जाएगा। दैट इज कॉल्ड रिजर्व प्राइस। अब रिजर्व प्राइस हाई होगी, लो होगी या दरमियानी होगी? वो कौन से फैक्टर्स हैं जो शेयर की रिजर्व प्राइस सेट करते हैं? आईफोन नया मॉडल मार्केट में आता है तकरीबन 1.5 लाख का, 2 लाख का। सेम स्पेसिफिकेशन के साथ ओप्पो या हुआवे का मोबाइल आता है तो 60 से 70 हजार रुपए का।
सेम स्पेसिफिकेशन के साथ क्यू मोबाइल आता है 30 to 40,000 का। तो वो कौन से फैक्टर्स हैं जो डिटरमिन करेंगे कि आपकी रिजर्व प्राइस हाई होगी या लो होगी? सो फैक्टर्स दैट अफेक्ट रिजर्व प्राइस, वो कौन से फैक्टर्स हैं जो रिजर्व प्राइस को अफेक्ट करते हैं कि रिजर्व प्राइस हाई होगी या लो होगी? सबसे पहला फैक्टर परचेजिंग पावर ऑफ बायर्स। आपके जो पोटेंशियल कस्टमर्स हैं उनकी परचेजिंग पावर कैसी है? आपके जो मुतवक्का खरीदार हैं वो अमीर हैं या गरीब हैं, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आप ट्रैवल कंपनीज की एग्जांपल लें, फैसल मूवर्स की एग्जांपल ले लें, या किसी भी और ट्रैवल कंपनी की एग्जांपल ले लें, इस्लामाबाद टू लाहौर का किराया ज्यादा है, सेम कंपनी सेम बस, और पेशावर टू लाहौर का किराया कम है। हालांकि उल्टा हिसाब है, लाहौर टू पेशावर डिस्टेंस तकरीबन 150 किलोमीटर ज्यादा है, जबकि लाहौर टू इस्लामाबाद डिस्टेंस 150 किलोमीटर कम है। उसके बावजूद लाहौर टू पेशावर का किराया कम है और लाहौर टू इस्लामाबाद का किराया ज्यादा है। रीजन क्या है? परचेजिंग पावर ऑफ बायर्स। कंपनीज को पता है इस्लामाबाद में एलीट क्लास रहती है, रिच क्लास रहती है, दैट्स व्हाई दे चार्ज हाई फेयर्स, हाई प्राइस फॉर देयर टिकट फॉर लाहौर टू इस्लामाबाद रूट एंड लो प्राइस फॉर लाहौर टू पेशावर रूट। इसी तरह अगर आप एफटीसी कैपलन को देखें, एफटीसी कैपलन एक बुक्स पब्लिश करने वाली कंपनी है जो एसीसीए, सीएफए, सीआईए, पिफा इनकी बुक्स पब्लिश करती है। अगर आप उनकी बुक्स की प्राइस देखें तो यूके के अंदर उनकी बुक्स की प्राइस है नियरली 20 पाउंड्स। 20 पाउंड्स का मतलब है वो बुक वहां पे सेल हो रही है 4,000 रुपए की। लेकिन वही एफटीसी कैपलन जब अपनी बुक पाकिस्तान के अंदर सेल करती है तो उसकी प्राइस होती है 1500 से 1800। सेम बुक, सेम कंपनी, सेम मटेरियल, प्राइस का फर्क क्यों है? परचेजिंग पावर ऑफ बायर्स की वजह से। दे नो कि यूके में लोगों की परचेजिंग पावर हाई है, सो दे चार्ज हाई प्राइस देयर, और उन्हें पता है पाकिस्तान के लोगों की परचेजिंग पावर कम है, सो दे चार्ज लो प्राइस देयर। सेकंड, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। वो शय कंपनी को खुद कितने की कॉस्ट कर रही है, क्योंकि कोई भी कंपनी जब प्राइस सेट करती है तो नॉर्मली वो ट्राई ये करती है कि कॉस्ट के अंदर कुछ अपना मुनाफा शामिल किया, अपना प्रॉफिट ऐड किया और सेल प्राइस बना ली। तो अगर किसी कंपनी की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हाई होगी तो ऑटोमेटिकली वो रिजर्व प्राइस भी हाई रखेगी, और अगर किसी कंपनी की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लो होगी तो वो रिजर्व प्राइस भी लो रखेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बहरिया टाउन को देखें या डीएचए को देखें, बहरिया टाउन और डीएचए का एक प्लॉट 10 मरले का प्लॉट नॉर्मली कॉस्ट करता है 5 मिलियन। आप इनके आसपास की सोसाइटीज में देखें, सेम साइज का प्लॉट आपको मिल जाएगा 2 to 3 मिलियन का। रीजन क्या है? एक तो बहरिया का ब्रांड नेम है, अपना ब्रांड नेम कैश करवाते हैं, लेकिन दूसरी रीजन बहरिया और डीएचए बहुत ज्यादा लैंड रिजर्व रखते हैं पार्क्स के लिए, ग्रीन बेल्ट्स के लिए, मॉन्यूमेंट्स के लिए, फुटपाथ्स के लिए। तो जाहिर बात है जब वो काफी लैंड का काफी पोर्शन स्पेयर कर देंगे इन अमेनिटीज के लिए तो उनके पास बेचने के लिए जमीन कम बचेगी, पर मरला या पर स्क्वायर फीट कॉस्ट हाई हो जाएगी। जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हाई होगी तो ऑटोमेटिकली आपकी रिजर्व प्राइस भी हाई होगी। So higher the cost of production, higher the reserve price. Lower the cost of production, lower the sale price. Objective of the firm, जिस फर्म की हम बात कर रहे हैं, जो फर्म मार्केट में शेयर सेल कर रही है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है?
अगर तो फर्म नई नई मार्केट में आई है तो नई फर्म का जो मेन कंसर्न होता है वो आपका प्रॉफिट कमाना नहीं होता, बल्कि नई फर्म का मकसद होता है मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट में घुसना। तो अगर तो फर्म नई नई मार्केट में आई है तो वो अपनी शेयर लो प्राइस के ऊपर भी सेल कर देगी। तो होगा क्या, मार्केट में रिजर्व प्राइस लो रखी जाएगी। और अगर फर्म ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है, फर्म का मार्केट में ऑलरेडी नाम बना हुआ है, तो वो फिर अपनी प्राइस कम रखेगी। सो अगर तो फर्म नई नई मार्केट में आई है, न्यू फर्म का ऑब्जेक्टिव होता है मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट में घुसना, अपना कस्टमर बनाना। सो अगर तो फर्म नई नई मार्केट में आई है तो वो अपनी रिजर्व प्राइस लो रखेगी। और अगर कोई फर्म एस्टेब्लिश्ड फर्म है, एस्टेब्लिश फर्म को सबसे ज्यादा गर्ज होती है अपने प्रॉफिट बढ़ाने से, कि हाई प्रॉफिट चार्ज किया जाए, हाई प्रॉफिट अर्न किया जाए। सो वो क्या रखेंगे, हाई रिजर्व प्राइस। एग्जाम्पल ले लें, नोकिया और आईफोन। आईफोन एक एस्टेब्लिश्ड फर्म है, एस्टेब्लिश फर्म है मतलब इनका कस्टमर बना बनाया मार्केट में ऑलरेडी मौजूद है, एक स्ट्रॉन्ग कस्टमर बेस आईफोन के पास अवेलेबल है। सो वो अपने किसी भी फोन की रिजर्व प्राइस हाई रखते हैं। दूसरी तरफ अगर आप बात करें नोकिया की, नोकिया 2-3 साल पहले मार्केट में आई है स्मार्टफोन्स के लिए, एंड्रॉयड फोन्स के लिए। तो इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं है, वो है मार्केट पेनिट्रेशन। तो नोकिया अपने फोन्स की प्राइस लो रखती है, इसकी रिजर्व प्राइस लो होती है। फिर एक और फैक्टर, नेचर ऑफ गुड। जिस गुड की हम बात कर रहे हैं, कंपनी जो चीज मार्केट में सप्लाई कर रही है वो शेयर है कैसी, क्या वो पेरिशेबल है या ड्यूरेबल है। पेरिशेबल गुड्स वो होती हैं जो जल्दी खराब होने वाली होती हैं, फॉर एग्जांपल फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, बेकरी आइटम्स, मीट, डेयरी आइटम्स। अगर चीज पेरिशेबल होगी तो फर्म को पता है कि अगर हम इसे जल्दी सेल नहीं करेंगे ये गल सड़ के खराब हो जाएगी। सो कोशिश क्या करेंगे, प्राइस को लो रखते हुए इसे जल्दी सेल करने की कोशिश की जाए। सो अगर तो शेयर पेरिशेबल है तो उसकी रिजर्व प्राइस लो होगी। और अगर शेयर ड्यूरेबल है, ड्यूरेबल चीजें ऐसी होती हैं जो लंबे अरसे तक स्टोर की जा सकती हैं, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, इलेक्ट्रिकल आइटम्स, प्लास्टिक गुड्स, किचन यूटेंसिल्स, ये ड्यूरेबल गुड्स हैं। इनकी रिजर्व प्राइस आमतौर पे हाई रखी जाती है, कंपनी को पता होता है हम इसे आराम से स्टोर कर लेंगे, ये खराब नहीं होगी। फिर कॉस्ट ऑफ स्टोरेज, उस शेयर को स्टोर करने के ऊपर कितनी कॉस्ट आती है। अगर किसी शेयर को स्टोर करने के ऊपर हाई कॉस्ट आती है, उसकी स्टोरेज कॉस्ट हाई है, तो फर्म कोशिश करती है उसे जल्दी सेल कर दिया जाए ताकि स्टोरेज कॉस्ट को बचाया जा सके। फॉर एग्जांपल आइसक्रीम्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, इन्हें रखा जाता है एयर कंडीशन गोडाउन्स के अंदर या ऐसे गोडाउन वेयर हाउसेस के अंदर जिनके अंदर टेम्परेचर वेल मेंटेन्ड होता है। तो इस तरह के गोडाउन्स की कॉस्ट, रेंट हाई होता है। दैट्स व्हाई लोग वेजिटेबल्स और फ्रूट्स वगैरह को स्टोर नहीं करते। और अगर चीजों की जो कॉस्ट है, स्टोरेज कॉस्ट है, वो कम हो, जिस तरह इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, इलेक्ट्रिक आइटम्स हैं, इन्हें आप किसी भी वेयर हाउस या गोडाउन के अंदर रख सकते हैं, आपको टेम्परेचर मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, इनके ऊपर मौसम का कोई इफेक्ट नहीं आता। तो इस सूरत में क्या होता है, अगर कॉस्ट ऑफ स्टोरेज लो होगी तो चीजों की रिजर्व प्राइस हाई होगी।
पीरियड ऑफ स्टोरेज, जिस शेयर की हम बात कर रहे हैं उसे स्टोर किए कितना अरसा गुजर गया है। अगर कोई शेयर ज्यादा अरसा तक फर्म के पास पड़ी रहे, फर्म की कोशिश होती है उस शेयर से जान छुड़ाई जाए। वजह बेसिकली फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं गुल अहमद की। गुल अहमद वाले बेडशीट्स और आपके फैब्रिक वगैरह प्रोड्यूस करते हैं। इन्होंने एक बेडशीट प्रोड्यूस करके रखी है जिसकी प्राइस है 2000। अब 2000 रुपया लॉक पड़ा है उस चादर के अंदर। जब तक वो बेडशीट सेल नहीं होगी गुल अहमद को पैसे नहीं मिलेंगे, उनका पैसा लॉक हुआ पड़ा है स्टॉक के अंदर। फॉर एग्जाम्पल 2000 रुपए की बेडशीट है और गुल अहमद के पास 1000 बेडशीट्स पड़ी हैं। 1000 बेडशीट्स का मतलब है 2000 रुपए के हिसाब से 2 मिलियन रुपए बेडशीट्स के अंदर लॉक पड़े हैं। जितना लंबा अरसा ये उन चीजों को स्टोर करके रखेंगे उतना लंबा अरसा इनका पैसा स्टोर हुआ पड़ा रहेगा, उतना अरसा इनका पैसा, इनका फाइनेंस लॉक रहेगा स्टॉक के अंदर। ये फर्म के लिए सूरत हाल नाकाबिले कबूल होती है। वो कोशिश करते हैं जल्दी जल्दी से जान छुड़ाई जाए। दैट्स वाई आप तमाम ब्रांड्स को देखेंगे वो सीजन एंड पे सेल लगा देते हैं। शेयर कम प्राइस के ऊपर सेल करने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन कोशिश होती है कम से कम टाइम पीरियड के लिए स्टॉक किया जाए। सो लॉन्गर द पीरियड ऑफ स्टोरेज, लोअर द रिजर्व प्राइस। स्मॉलर द पीरियड ऑफ स्टोरेज, हायर इज द रिजर्व प्राइस। सो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो डिटरमिन करेंगे कि आपके जो रिजर्व प्राइस है वो हाई होगी या लो होगी। अब ग्राफ की तरफ आते हैं। एक्स एक्सिस पे लेंगे सप्लाई, वाई एक्सिस पे लेंगे प्राइस। 2, 4, 6, 8, 10, 100, 200, 300, 400। 2 पे रिजर्व प्राइस है, 2 प्राइस पे सप्लाई है 0, 4 प्राइस पे सप्लाई है 100, 6 प्राइस पे सप्लाई है 200, 8 प्राइस पे सप्लाई है 300, 10 प्राइस पे सप्लाई है 400। अगर हम इन तमाम पॉइंट्स को ज्वाइन कर दें आपके पास सप्लाई कर्व आ जाएगा। सप्लाई कर्व स्लोप्स अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। सप्लाई कर्व लेफ्ट टू राइट अपवर्ड स्लोपिंग होता है, जो कि ये शो करता है कि सप्लाई का डायरेक्ट रिलेशन है आपकी प्राइस के साथ। हायर द प्राइस, हायर इज द सप्लाई, lower the price, lower is the supply। अब हमने बात की है all other factors remaining same। हमने जो लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा था वहां भी हमने देखा था कि कुछ फैक्टर्स थे जिन्हें आपने कांस्टेंट रखना था। इसी तरह लॉ ऑफ सप्लाई के अंदर भी आप कुछ फैक्टर्स को कांस्टेंट रखेंगे। लॉ ऑफ सप्लाई assumptions, वो कौन से फैक्टर्स हैं जिन्हें कांस्टेंट रखा जाएगा। हमने अभी ये इक्वेशन पढ़ी थी कि प्रॉफिट होता है सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। हर वो फैक्टर, हर वो चीज जो कॉस्ट प्राइस को इफेक्ट करेगी। कॉस्ट प्राइस को इफेक्ट करने का मतलब क्या है? इनडायरेक्टली वो प्राइस को, इनडायरेक्टली वो प्रॉफिट को इफेक्ट करेगी। सो हर वो फैक्टर जो कॉस्ट प्राइस को इफेक्ट करेगा उसे हम कांस्टेंट रखेंगे। हर वो फैक्टर, हर वो डिटर्मिनेंट, हर वो वेरिएबल जो कॉस्ट प्राइस को इफेक्ट करेगा, यानी कि इनडायरेक्टली प्रॉफिट को इफेक्ट करेगा, उसे हम कांस्टेंट रखेंगे। सबसे पहले नो चेंज इन कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स। रॉ मटेरियल्स की कॉस्ट के अंदर कोई तब्दीली ना आए। वजह क्या है? रॉ मटेरियल वो चीज होती है जिसको मिलाने से कोई शय बनती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बेकरी की बात करें तो इनके रॉ मटेरियल है व्हीट फ्लोर। अगर व्हीट फ्लोर की प्राइस बढ़ेगी ऑटोमेटिकली आपकी बेकरी को ब्रेड की प्राइस इंक्रीज करनी पड़ेगी। अगर चिकन महंगा होगा
तो आपके पिज्जा की कॉस्ट बढ़ जाएगी और आपके पिज्जा की प्राइस इंक्रीज करनी पड़ेगी. So no change in cost of raw materials. Secondly, no change in price of inputs. रॉ मटेरियल्स के अलावा बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो किसी शय को फिनिश करने के लिए, किसी शय को प्रोड्यूस करने के लिए इनपुट्स के तौर पे इस्तेमाल होती हैं. फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी, गैस, केमिकल्स, ये वो तमाम चीजें हैं जो इनपुट्स के तौर पे इस्तेमाल होती हैं. अगर इन चीजों की प्राइस हाई होगी, आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी. सो नो चेंज इन प्राइसेस ऑफ इनपुट्स. जब गैस के रेट इंक्रीज हुए थे तो तंदूर वालों ने रोटी की प्राइस इंक्रीज कर दी थी. वजह क्या थी? कॉस्ट ऑफ इनपुट इंक्रीज की थी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज कर गई थी. सो नो चेंज इन प्राइसेस ऑफ इनपुट्स. No change in import duties or taxes. गवर्नमेंट, हम जब भी बाहर से कोई चीज इंपोर्ट करते हैं, गवर्नमेंट उसके ऊपर कुछ इंपोर्ट ड्यूटी, कुछ इंपोर्ट टैक्सेस चार्ज करती है. अगर गवर्नमेंट इंपोर्ट टैक्सेस इंक्रीज कर देगी, इफेक्ट क्या आएगा? उस आपके जो इंपोर्टेड रॉ मटेरियल हैं, जो इंपोर्टेड इनपुट्स हैं, उनकी कॉस्ट बढ़ जाएगी. जब उनकी कॉस्ट बढ़ेगी, ऑटोमेटिकली आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो जाएगी. सो नो चेंज इन इंपोर्ट ड्यूटीज और टैक्सेस. नो चेंज इन वेज रेट्स. लेबर कॉस्ट किसी भी फर्म की कॉस्ट का एक बड़ा पोर्शन होती है. मतलब किसी कॉलेज को ले लें, किसी फैक्ट्री को ले लें, किसी भी प्रोडक्शन कंसर्न को ले लें, आपकी लेबर कॉस्ट उनकी टोटल कॉस्ट का एक बड़ा पोर्शन होती है. सो अगर लेबर हाई वेज रेट डिमांड करेगी तो ऑटोमेटिकली फर्म की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज कर जाएगी. फर्म की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज करेगी, प्रॉफिटेबिलिटी इफेक्ट करेगी. सो नो चेंज इन वेज रेट्स. बेसिकली इन चारों पॉइंट्स को अगर हम मिला लें तो एक कंबाइंड पॉइंट बनाया जा सकता है, नो चेंज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. कि फर्म की प्रोडक्शन कॉस्ट के अंदर कोई तब्दीली ना आए, फर्म की जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसमें कोई चेंज ना आए. उसके अलावा नो चेंज इन टेक्नोलॉजी. टेक्नोलॉजी के अंदर कोई तब्दीली ना आए. बेसिकली टेक्नोलॉजी के चेंज आने का मतलब ये होता है कि फर्म की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो रही है. जब भी टेक्नोलॉजी चेंज होगी, इसका मतलब क्या है? टेक्नोलॉजी वही बेहतर समझी जाती है, वही टेक्नोलॉजी मार्केट में पसंद की जाती है जिसकी वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर कमी आए. सो अगर टेक्नोलॉजी चेंज होती है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगी. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी, सेम प्राइस के ऊपर प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी. सो अगर फर्म कोई टेक्नोलॉजी के अंदर कोई चेंज आ रहा है तो फर्म की कॉस्ट प्राइस कम हो जाएगी. सो हम अज्यूम यही करते हैं कि नो चेंज इन टेक्नोलॉजी. टेक्नोलॉजी के अंदर कोई चेंज ना आए. नो चेंज इन सीजन. मौसम के अंदर कोई तब्दीली ना आए, क्योंकि बाज आइटम्स ऐसी होती हैं जो सीजनल होती हैं. फॉर एग्जांपल वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये सीजनल, ड्राई फ्रूट्स, ये सीजनल आइटम हैं. सीजन के चेंज होने के बाद आप चाहते हुए भी सप्लाई इंक्रीज नहीं कर सकते. फॉर एग्जांपल आजकल मार्केट में मैंगोज की प्राइस बहुत ज्यादा है, उसके बावजूद सिर्फ चंद एक स्टोर्स हैं जो मैंगो सेल कर रहे हैं. रीजन क्या है? ये वो स्टोर वाला मैंगो है जो पिछले साल उन्होंने स्टोर किया था. मैंगो सीजनल आइटम है, हाई प्राइस को देख के भी आप इसकी सप्लाई नहीं बढ़ा सकते. इसी तरह गर्मियों के मौसम में जून जुलाई के अंदर, अगस्त के अंदर
आपके मेट्रो कैश एंड कैरी और बास स्टोर्स ऑरेंजेस सेल करते हैं। एक ऑरेंज तकरीबन 80 टू 100 रुपीज का सेल करते हैं ये लोग, मतलब प्राइस काफी हाई चार्ज कर रहे हैं। लेकिन इतनी हाई प्राइस के बावजूद भी ऑरेंजेस की सप्लाई इंक्रीज नहीं करती। रीजन क्या है? सीजनल आइटम है, सीजन चेंज हो चुका है, आप चाह के भी इसकी सप्लाई को इंक्रीज नहीं कर सकते। देन कम्स नो चेंज इन टैक्सेस एंड सब्सिडीज। टैक्सों और सब्सिडीज के अंदर कोई तब्दीली ना आए। अगर गवर्नमेंट किसी शय के ऊपर इनडायरेक्ट टैक्स लगा देती है, इनडायरेक्ट टैक्स वो है जो शय की कीमत के अंदर शामिल है, कीमत का वो पोर्शन जो गवर्नमेंट किसी पर्सन से, किसी सेलर से ले लेगी, दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स को इंशाल्लाह हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे चैप्टर नंबर 9 के अंदर जाके। लेकिन जिस तरह हम सेल टैक्स पे करते हैं, हम लोग एक फॉर एग्जाम्पल कुकिंग ऑयल के लिए 1000 रुपीज पे करते हैं, तो कंपनी को 1000 रुपीज नहीं मिलते, उसमें से तकरीबन 150 रुपीज आपकी गवर्नमेंट ले जाती है इन द फॉर्म ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, सेल टैक्स के नाम पे। सो अगर गवर्नमेंट टैक्सेस के अंदर कोई चेंज लेके आती है तो फर्म की प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर फर्क पड़ेगा, सप्लाई के ऊपर भी इफेक्ट आएगा। सो नो चेंज इन टैक्सेस। गवर्नमेंट ने हमारे मुल्क के अंदर गवर्नमेंट ने सिगरेट्स के ऊपर टैक्स इंक्रीज कर दिया है, सिगरेट की सप्लाई मुल्क के अंदर कम हो गई है। गवर्नमेंट ने इंपोर्टेड चॉकलेट्स, इंपोर्टेड फ्रूट्स, इंपोर्टेड कैंडीज, मेकअप आइटम्स, इनके ऊपर टैक्सेस में इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ा दिए हैं, मुल्क के अंदर इन चीज़ों की सप्लाई कम हो गई है। गवर्नमेंट ने गाड़ियों के ऊपर टैक्स बढ़ा दिया है, गाड़ियों की सप्लाई कम हो गई है। सो जब गवर्नमेंट टैक्सेस को चेंज करेगी तो इसकी सप्लाई, चीज़ों की सप्लाई कम हो जाएगी। सब्सिडी, सब्सिडी क्या चीज़ है? वो पैसे, सब्सिडी वो पैसे होते हैं जो गवर्नमेंट किसी सेलर को पे करती है किसी शय को आर्टिफिशियली सस्ता करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम व्हीट फ्लोर की एग्जाम्पल लें, व्हीट फ्लोर की मार्केट प्राइस चल रही है नियरली 60 रुपीज पर केजी, लेकिन गवर्नमेंट क्या कर रही है? गवर्नमेंट सेलर को, आपके फ्लोर मिल्स वालों को अपनी जेब से पैसे पे कर रही है कि आप कस्टमर को आटा 40 रुपीज पर केजी सेल करें। अब कस्टमर पे कर रहा है 40 रुपीज पर केजी, लेकिन आपके सेलर को मिल रहे हैं 60 रुपीज पर केजी, बाकी के 20 वो गवर्नमेंट से रिसीव कर रहा है। सो अब होगा क्या? सेलर को पर यूनिट, पर केजी फ्लोर कुछ ना कुछ प्रॉफिट हो रहा होता है। जितना ज्यादा फ्लोर सेल करेगा उतना ज्यादा प्रॉफिट उसको होगा। सो वो करेगा क्या? जब गवर्नमेंट सब्सिडीज इंक्रीज करती है, आपके सेलर सप्लाई बढ़ा देते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी सेल की जा सके और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न किया जा सके। सो अगर सब्सिडीज इंक्रीज होंगी, आपकी सप्लाई भी इंक्रीज होगी, और अगर आपकी सब्सिडीज डिक्रीज करती हैं तो आपके जो सेलर है उनका प्रॉफिट कम होगा, वो आपकी सप्लाई कम कर देंगे। सो नो चेंज इन टैक्सेस एंड सब्सिडीज। ना टैक्सेस में कोई चेंज आए, ना सब्सिडीज में वो चेंज आए। ये वो तमाम फैक्टर्स हैं जिन्हें आप कांस्टेंट रखेंगे तो आपका लॉ ऑफ सप्लाई होल्ड करेगा, वरना ये लॉ ऑफ सप्लाई होल्ड नहीं करेगा। होल्ड ना करने का मतलब क्या है? ये लॉ वैलिड नहीं रहेगा, इस लॉ के अंदर वेरिएशन आना शुरू हो जाएगी। नो चेंज इन फाइनेंस और कैश रिक्वायरमेंट्स। फर्म को पैसे की जरूरत में कोई तब्दीली ना आए। अगर किसी फर्म को पैसे फौरी तौर पे चाहिए, फर्म कई तरह से वसूल कर सकती है। कर्जा ले ले, शेयर इशू कर दे, या अपनी शेयर सेल कर दे। फर्म के लिए फाइनेंस अरेंज करने का बेस्ट ऑप्शन ये होता है कि वो अपना आउटपुट सेल करके फाइनेंस या कैश जनरेट करे। सो अगर फर्म
अगर प्रोड्यूसर को पैसों की फौरी जरूरत है, वो करेगा क्या, वो लो प्राइस के ऊपर भी सप्लाई दे देगा ताकि अपने लिए फाइनेंस अरेंज किया जा सके। और अगर प्रोड्यूसर को फौरी तौर पे फाइनेंस की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है तो फिर वो लो प्राइस के ऊपर सप्लाई नहीं बढ़ाएगा, उसे पता है मुझे फौरी तौर पे पैसे नहीं चाहिए। इसकी अगर आप एग्जांपल देखें तो ईद के दिनों में हर फर्म ने अपने एम्प्लॉइज को सैलरीज देनी होती हैं, बोनस पे करना होता है, तो फिर अपनी सेल टीम को कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा सेल अचीव करें। तो सेल टीम फिर करती क्या है, ईद के दिनों में ये लोग आपके सेलर्स को ऑफर्स दे रहे होते हैं कि आप हमसे 5 आइटम्स खरीदें तो छठी आइटम आपको फ्री मिल जाएगी, या हर बॉक्स के साथ 2 या 3 पीस एक्स्ट्रा ऑफर कर देते हैं, या 5% 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट ऑफर कर देते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टॉक सेल किया जा सके और फर्म को फाइनेंस प्रोवाइड किया जा सके। सो नो चेंज इन फाइनेंस और कैश रिक्वायरमेंट्स। ये वो अजम्पशंस हैं, ये वो फैक्टर्स हैं जिन्हें आपने कांस्टेंट रखना है। अभी हमारा लॉ ऑफ सप्लाई कंप्लीट नहीं हुआ, अभी हमने इसकी एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्शन देखनी है, अभी हमने इसके अंदर राइज और फॉल को देखना है, और फिर जो अजम्पशन नंबर 8 है कि अगर हम टैक्स चेंज करेंगे सप्लाई के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा, हमने इसको स्टडी करना है। अगर गवर्नमेंट सब्सिडी चेंज करती है सप्लाई के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा, इसको हम अलग से एक टॉपिक के तौर पर स्टडी करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। आज के लिए लेक्चर ओवर है। अल्लाह हाफिज।